भारतीय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में हर दिन उमंग हजारों नए निवेशक आते हैं, लेकिन एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। बिल्कुल। मतलब इस उद्योग में आने वाले हर 10 नए ग्राहकों में से 7 ग्राहक सिर्फ एक ही एसेट मैनेजमेंट कंपनी को अपना पैसा सौंप रहे हैं। 7 ग्राहक, ये बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, और ये कुल मिलाकर 1.73 करोड़ यानी 17.3 मिलियन ग्राहकों का एक विशाल जनसमूह बन जाता है। तो आखिर इतने सारे लोग एक ही जगह क्यों जा रहे हैं? देखिए, निवेश की दुनिया में अक्सर लोगों को लगता है कि ये सब एक सीधे फॉर्मूले पे चलता है। हाँ, पैसा लगाया, बाजार ऊपर गया और रिटर्न मिल गया। लेकिन असलियत में लंबे समय तक वेल्थ क्रिएट करना और बाजार के जो जोखिम है उनको संभालना बहुत ही जटिल काम होता है। बिल्कुल। और आज की इस विस्तृत चर्चा का मकसद ठीक इसी बात को गहराई से समझना है। आज हम भारत की सबसे प्रमुख एसेट मैनेजमेंट कंपनियों में से एक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी के Q1 FY27 की डेटा की तह तक जा रहे हैं। सही कहा। और इसके लिए हमारे पास कुछ बहुत ही ठोस स्रोत हैं। हाँ, जैसे कि उनकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, अर्निंग्स कॉल की रिकॉर्डिंग और एक स्ट्रैटेजिक अर्निंग्स एनालिसिस रिपोर्ट। बिल्कुल। हमारा लक्ष्य यहाँ सिर्फ वित्तीय आंकड़ों को पढ़ना नहीं है, हमें उन नंबरों के पीछे की उस पूरी मशीनरी को डिकोड करना है जिसने इस कंपनी को 13.5% के हाईएस्ट मार्केट शेयर के साथ इंडस्ट्री का लीडर बना दिया है। ये समझना है कि कैसे जोखिम प्रबंधन और लंबे समय के मुनाफे के बीच एक बेहतरीन संतुलन बनाया जाता है। इस तिमाही के जो आंकड़े सामने आए हैं ना, वो न सिर्फ एक कंपनी के प्रदर्शन को दिखाते हैं, बल्कि पूरे भारत में रिटेल निवेशकों की बदलती हुई मानसिकता को भी स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। ट्रस्ट कंपास की बात कर रहे हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। ट्रस्ट कंपास कागज पर या किसी मार्केटिंग ब्रोशर में ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है। मतलब कस्टमर फर्स्ट, रिस्क मैनेजमेंट और प्रॉफिटेबल ग्रोथ। सुनने में तो बढ़िया है। लेकिन निवेश की दुनिया में सिर्फ अच्छे शब्दों से 7.94 ट्रिलियन रुपए का कुल म्यूचुअल फंड QAUM यानी क्वार्टरली एवरेज AUM ऐसे ही नहीं बन जाता। बिल्कुल नहीं। तो मैं ये सोच रहा था कि क्या ये ट्रस्ट कंपास सच में उनके रोजमर्रा के एसेट चुनने के तरीकों में झलकता है? देखिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। मार्केटिंग स्लोगन्स और असल रणनीति के बीच का अंतर समझना जरूरी है। अगर हम QAUM को देखें तो ये किसी एक दिन का स्नैपशॉट नहीं है। हाँ, ये तो पूरे 3 महीने का औसत होता है। सही कहा। ये दिखाता है कि पूरे 3 महीने तक पैसा कितनी मजबूती से टिका रहा। उनका ये ट्रस्ट कंपास असल में एक बहुत ही सख्त रिस्क फ्रेमवर्क है। मतलब वो जोखिम को पहले रखते हैं। हाँ, उनकी रणनीति हमेशा से ये रही है कि बाजार के अच्छे दिनों में अंधाधुंध रिटर्न के पीछे भागने के बजाय बाजार के बुरे दिनों में नुकसान को कैसे कम किया जाए। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। मेरे दिमाग में एक एनालॉजी आ रही है। बताइए। ये ना किसी फॉर्मूला 1 रेसिंग कार की तरह है। लोगों को लगता है कि रेस जीतने के लिए सिर्फ एक दमदार इंजन और 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। बिल्कुल। असलियत में दुनिया के सबसे बेहतरीन रेसर्स इसलिए जीतते हैं क्योंकि उनकी कार के ब्रेक्स सबसे शानदार होते हैं। सही बात है। अच्छे ब्रेक्स ड्राइवर को यह भरोसा देते हैं कि वो किसी खतरनाक मोड़ पर बिल्कुल आखिरी पल तक अपनी स्पीड बनाए रख सकता है और बिना क्रैश हुए कार को मोड़ सकता है। ये बहुत अच्छी तुलना है ना? तो निवेश में ये तेजी वेल्थ क्रिएशन है और वो ब्रेक्स रिस्क मैनेजमेंट है। लेकिन रोजमर्रा के स्तर पर एसेट चुनते समय फंड मैनेजर्स ये ब्रेक्स कैसे लगाते हैं? उस रेसिंग वाली एनालॉजी को अगर हम वित्तीय बाजार में लागू करें तो इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण उनके स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स यानी SIF में देखने को मिलता है। SIF, जहां न्यूनतम निवेश 10 लाख रुपए का होता है। बिल्कुल। वहां फंड मैनेजर्स सिर्फ पैसा लगाकर उम्मीद के सहारे नहीं बैठते, वे सक्रिय रूप से एडवांस्ड हेजिंग रणनीतियों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि वो इक्विटी और डेट दोनों में लॉन्ग शॉर्ट रणनीतियां अपनाते हैं। ये लॉन्ग शॉर्ट रणनीति असल में कैसे काम करती है? मतलब एक आम निवेशक के नजरिए से इसके पीछे का गणित क्या है? इसे ऐसे समझते हैं। मान लीजिए कि पोर्टफोलियो में कुछ बहुत अच्छी कंपनियों के शेयर हैं जिनके दाम बढ़ने की भारी उम्मीद है। इसे लॉन्ग पोजीशन कहते हैं। ठीक है, ये तो सामान्य निवेश हो गया। हाँ, लेकिन बाजार में हमेशा ये खतरा रहता है कि कोई वैश्विक संकट आ जाए और पूरा बाजार 10% गिर जाए, जो कि अक्सर होता ही है। बिल्कुल। तो इस नुकसान से बचने के लिए फंड मैनेजर कुछ ऐसे एसेट्स या इंडेक्स में भी दांव लगाते हैं जिन्हें शॉर्ट किया जाता है,
शॉर्ट करने का मतलब है कि अगर बाजार गिरेगा तो इस विशिष्ट दाम से मुनाफा होगा। अच्छा, तो वो दोनों तरफ खेल रहे हैं। सही कहा। अब अगर बाजार सच में 10% गिरता है तो लॉन्ग पोजीशन में जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई शॉर्ट पोजीशन से होने वाले मुनाफे से हो जाती है। तो ये एक तरह का बीमा है जो रोजमर्रा के स्तर पर पोर्टफोलियो को भारी गिरावट से बचाता है। बिल्कुल, यही वो ब्रेक है जो क्रैश होने से रोकता है। रिस्क मैनेजमेंट का ये फ्रेमवर्क उनके डाइवर्सिफाइड क्लाइंट एसेट पोर्टफोलियो में हर दिन इस्तेमाल होता है। समझ गया। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। इस मजबूत रिस्क मैनेजमेंट से एक तरह का विरोधाभास पैदा होता है। वो कैसे? अगर हम हालिया तिमाही के बाजार सुधार को देखें तो स्मॉल कैप्स ने 24% और मिड कैप्स ने 17.2% का शानदार रिटर्न दिया है। हाँ, ये नंबर्स तो बहुत अच्छे रहे हैं। और जबकि लार्ज कैप्स करीब 8.9% पर रहे और क्लोजिंग AUM में भी 11.6% की वृद्धि दर्ज की गई है। मतलब बाजार बहुत तेजी से रिकवर कर रहा है। बिल्कुल। लेकिन फिर भी डेटा दिखाता है कि कंपनी की इक्विटी नेट सेल्स पिछले क्वार्टर के 1239 बिलियन रुपए से गिरकर इस बार 1138 बिलियन रुपए हो गई हैं। ये गणित कुछ समझ में नहीं आता। क्या ये चिंता की बात नहीं है? देखिए, पहली नजर में ये सच में अजीब लगता है। अगर बाजार इतना अच्छा कर रहा है, मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में नेट फ्लोज आ रहे हैं, तो फिर ये नेट सेल्स क्यों गिरी? वही तो। लेकिन इसके पीछे कोई रणनीतिक विफलता नहीं है, बल्कि ये विशुद्ध रूप से बाजार का सीजनल यानी मौसमी व्यवहार है। मौसमी व्यवहार का यहाँ क्या मतलब है? अगर हम पिछले क्वार्टर यानी Q4 को देखें तो वो वित्तीय वर्ष का आखिरी समय होता है। ओह, टैक्स सीजन। बिल्कुल। उस दौरान पूरे देश में टैक्स बचाने की होड़ मची होती है। लोग ELSS और अन्य फंड्स में भारी मात्रा में निवेश करते हैं। हाँ, मार्च के महीने में तो सब जगह यही चलता है। इसके अलावा साल के अंत में कॉर्पोरेट और संस्थागत निवेशक भी अपनी बैलेंस शीट के हिसाब से निवेश बढ़ाते हैं। इसलिए वो 1239 बिलियन का जो आंकड़ा था वो एक ऐतिहासिक और सीजनल उछाल था। अच्छा, तो ये जो 1138 बिलियन है, ये असल में नॉर्मल है? हाँ, इस क्वार्टर में जो आंकड़ा दिख रहा है वो असल में उस ऐतिहासिक उछाल के बाद बाजार का एक सामान्य स्तर पर वापस आना है। इसे गिरावट नहीं बल्कि मॉडरेशन कहा जाएगा। ये तो इक्विटी की बात हो गई, जहां हम एक मॉडरेशन देख रहे हैं। लेकिन डेट म्यूचुअल फंड्स का क्या? वहां स्थिति थोड़ी अलग है। अक्सर स्थिरता की उम्मीद करते हैं। वहां के QAM में 6.6% की गिरावट दर्ज की गई है। क्या ये किसी गहरी समस्या का संकेत है? डेट फंड्स में जो ये 6.6% की गिरावट आई है उसके पीछे का कारण रिटेल निवेशकों का डर नहीं है। इस गिरावट के लिए मुख्य रूप से संस्थागत निवेशक यानी बड़े कॉर्पोरेट जिम्मेदार हैं। कॉर्पोरेट्स क्यों पैसा निकाल रहे हैं? क्योंकि इस तिमाही के दौरान बाजार में लिक्विडिटी टाइट थी। लिक्विडिटी टाइट होने से संस्थागत निवेशकों पर क्या असर पड़ता है? देखिए, लिक्विडिटी टाइट होने का मतलब है कि बाजार में नकदी का प्रवाह कम था और ब्याज दरें उस हिसाब से प्रतिक्रिया दे रही थीं। तो जब कॉर्पोरेट्स को अपने रोजमर्रा के बिजनेस ऑपरेशंस चलाने के लिए या टैक्स चुकाने के लिए नकदी की जरूरत होती है तो वे सबसे पहले अपने डेट फंड से पैसा निकालते हैं क्योंकि वे आसानी से लिक्विडेट हो जाते हैं। समझ गया। तो ये कोई पैनिक सेलिंग नहीं है, उनका व्यवहार बिल्कुल विपरीत दिखाई देता है। हाँ, रिटेल निवेशकों का दृढ़ विश्वास तो देखते ही बनता है। बिल्कुल। मई के महीने में जब मिडल ईस्ट में भारी भू राजनीतिक संकट चल रहा था और बाजार में बहुत अस्थिरता थी, तब भी सिस्टमैटिक ट्रांजैक्शंस यानी SIP काफी हद तक स्थिर रहे। नंबर्स क्या कहते हैं? मार्च में ये ट्रांजैक्शंस 51.04 बिलियन रुपए थे और मिडल ईस्ट संकट के बीच जून में भी ये 48.72 बिलियन रुपए पर मजबूती से टिके रहे। बल्कि जून के अंत तक इनमें एक बाउंस बैक भी देखा गया। ये स्थिरता बहुत कुछ बयां करती है। बिल्कुल, ये इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि रिटेल निवेशक अब बाजार के छोटे-मोटे उतार चढ़ाव या टीवी पर आने वाली घबराहट पैदा करने वाली खबरों से डरकर अपना पैसा नहीं निकालते। हाँ, वो पैनिक नहीं कर रहे हैं। वो समझ गए हैं कि लंबे समय के धन निर्माण के लिए टिके रहना जरूरी है। उनका फोकस अब 10 या 20 साल के क्षितिज पर है, न कि अगले हफ्ते बाजार क्या करेगा इस पर। सही कहा। और रिटेल निवेशकों की इसी परिपक्वता के साथ साथ एक और बहुत दिलचस्प रुझान सामने आ रहा है, पैसिव फंड्स की उड़ान। पैसिव फंड्स का मार्केट शेयर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हाँ, पैसिव फंड्स एक तरह से ऑटो पायलट मोड की तरह काम करते हैं, जहां कोई फंड मैनेजर सक्रिय रूप से स्टॉक नहीं चुनता, बल्कि फंड सिर्फ एक इंडेक्स की नकल करता है। डेटा के मुताबिक उद्योग का पैसिव AUM 25.3% की दर से बढ़ा है, लेकिन
ICICI प्रूडेंशियल का पैसिव AUM 36.5% की भारी दर से बढ़ा है। ये एक बहुत बड़ी छलांग है। यह वृद्धि चौंकाने वाली जरूर है, लेकिन ये पूरी तरह से एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। भारत में अब ऐसे निवेशकों का एक बहुत बड़ा वर्ग तैयार हो रहा है जो कम फीस वाले इंडेक्स फंड्स में निवेश करना पसंद करता है। लेकिन यहीं पर एक बड़ा रणनीतिक विरोधाभास नजर आता है। क्या? देखिए, एक्टिव फंड्स में कंपनियों को अच्छी खासी फीस मिलती है, लेकिन पैसिव फंड्स में मार्जिन बहुत कम होता है, शायद सिर्फ 12 बेसिस पॉइंट्स के आसपास। हाँ, मार्जिन तो कम होता है। तो अगर कोई कंपनी अपने पैसिव फंड्स को इतनी तेजी से बढ़ाएगी, तो क्या वो कंपनी के एक्टिव फंड मैनेजमेंट के दबदबे को कमजोर नहीं करता? ये तो अपने ही मार्जिन को खत्म करने जैसा है। सतही तौर पर यह सचमुच एक नुकसान का सौदा लगता है। 12 बेसिस पॉइंट्स का मतलब है कि अगर कोई 10,000 रुपए लगाता है तो कंपनी को फीस के तौर पे सिर्फ 12 रुपए मिलते हैं। वही तो। लेकिन अगर हम इसके पीछे की रणनीति को देखें तो पैसिव फंड्स का ये विस्तार उनकी लॉन्ग टर्म मार्केट डोमिनेंस के लिए एक पिलर का काम करता है। ये एक ढाल यानी शील्ड की तरह है। शील्ड? वो कैसे? ये मार्केट शेयर कैसे बचाता है? इसे ऐसे समझिए कि अगर कोई मौजूदा ग्राहक पैसिव फंड में निवेश करना चाहता है और कंपनी उसे वो विकल्प नहीं देती, तो वो ग्राहक किसी ऐसी प्रतिद्वंद्वी कंपनी के पास चला जाएगा जो मुख्य रूप से इंडेक्स फंड ही बेचती है। अच्छा, और एक बार वो चला गया तो? बिल्कुल, एक बार जब वो ग्राहक किसी दूसरे इकोसिस्टम में चला गया तो कंपनी ने सिर्फ एक इंडेक्स फंड का निवेशक नहीं खोया, बल्कि उसने भविष्य में उस ग्राहक द्वारा किए जाने वाले किसी भी एक्टिव फंड निवेश को भी खो दिया। ओहो, मतलब वो कस्टमर हमेशा के लिए हाथ से निकल गया। हाँ, इसलिए अपने पैसिव पोर्टफोलियो को तेजी से बढ़ाकर कंपनी असल में प्रमुख प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ अपने मार्केट शेयर को एक किले की तरह सुरक्षित कर रही है। ये रणनीति वाकई बहुत स्मार्ट है और मार्केट शेयर को बचाने की इस रक्षात्मक चाल के बिल्कुल विपरीत एक बेहद आक्रामक चाल भी दिखाई देती है। आप अधिग्रहण की बात कर रहे हैं? हाँ, हाल ही में कंपनी ने ICICI वेंचर एसेट्स का रणनीतिक अधिग्रहण किया है। इस एक्विजिशन के बाद उनके ऑल्टरनेट्स बिजनेस का QAM बढ़कर 794 बिलियन रुपए हो गया है, यानी करीब 79,446 करोड़ रुपए। बिल्कुल। और इसमें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज यानी PMS, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, प्राइवेट क्रेडिट और रियल एस्टेट जैसी चीजें शामिल हैं। यहाँ पैसिव फंड्स में यील्ड 12 बेसिस पॉइंट्स थी, वहीं इन ऑल्टरनेट्स की ग्रॉस यील्ड 1.91% और नेट यील्ड 0.95% है। ये बहुत बड़ा मार्जिन है। एक सवाल ये उठता है कि जब उनके पास पहले से ही 17.3 करोड़ रिटेल ग्राहकों की इतनी बड़ी फौज है जो हर महीने हजारों करोड़ की SIP कर रही है, तो इस महंगे और हाई एंड ICICI वेंचर अधिग्रहण की क्या जरूरत थी? इससे इंडस्ट्री में उनकी पोजीशनिंग कैसे बदलती है? मैं बता रही हूँ, ये अधिग्रहण सिर्फ कुछ नए एसेट्स खरीदने के बारे में नहीं है। ये बड़े प्रतिद्वंदियों के खिलाफ एक पूरी मार्केट डोमिनेंस बनाने के बारे में है। मार्केट डोमिनेंस? हाँ, ये इस बात को पहचानने के बारे में है कि वेल्थ मैनेजमेंट का एक पूरा स्पेक्ट्रम होता है। मान लीजिए आज कोई 25 साल का युवा 500 रुपए की SIP शुरू करता है। ठीक है। 20 साल बाद हो सकता है वो एक HNI यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल बन जाए। दूसरी तरफ कुछ ऐसे अल्ट्रा रिच निवेशक हैं जो एक साथ 5 करोड़ रुपए किसी प्राइवेट क्रेडिट या रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में निवेश करना चाहते हैं। हाँ, तो दोनों की जरूरतें अलग हैं। बिल्कुल। अगर कंपनी के पास सिर्फ पारंपरिक म्यूचुअल फंड्स होते तो ये 5 करोड़ रुपए वाला निवेशक किसी एक्सक्लूसिव बुटीक वेल्थ मैनेजमेंट फर्म के पास चला जाता। अच्छा। ICICI वेंचर के अधिग्रहण से अब इस फर्म के पास उस पूरे वेल्थ स्पेक्ट्रम के लिए एक समाधान है। एक छोटे रिटेल निवेशक से लेकर करोड़ों निवेश करने वाले अल्ट्रा रिच निवेशक तक किसी को भी अपनी वित्तीय जरूरतों के लिए इस इकोसिस्टम से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मतलब ये पूरी तरह से एक वन स्टॉप शॉप बनने की रणनीति है। बिल्कुल। अब इस चर्चा के सबसे रोमांचक हिस्से की ओर बढ़ते हैं। 17.3 मिलियन ग्राहक, लगभग 8 ट्रिलियन रुपए का AUM और वेल्थ मैनेजमेंट का इतना बड़ा स्पेक्ट्रम। इतने विशाल स्तर के ऑपरेशंस को बिना किसी बड़ी तकनीकी गलती या रुकावट के कैसे मैनेज किया जा रहा है? रिपोर्ट्स बताती हैं कि यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि रोजमर्रा के कामकाज में गहराई से लागू हो चुका है। तकनीकी मोर्चे पर जो रोड मैप इस तिमाही में पेश किया गया है
वो सच में ऑपरेशंस की स्पीड और रिसर्च दोनों को बदल रहा है। इसके आंकड़े बहुत दिलचस्प हैं। ग्राहकों की तरफ से जो ईमेल आते हैं उनमें से 60% का जवाब अब एआई द्वारा ऑटोमेटिकली दिया जा रहा है। 60%? हाँ, ये इंटरनल एफिशिएंसी के लिए बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, यही नहीं, जब ग्राहकों की एसआईपी खत्म होने वाली होती है तो उन्हें रिन्यू करने के लिए जो आउटबाउंड कॉल्स की जाती हैं उसमें भी एआई का इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा उनके डिजिटल पोर्टल्स और मोबाइल ऐप्स में वॉइस मोड और एक जेन एआई स्मार्ट सर्च लगा दिया गया है, जिसने अब तक 5 मिलियन से ज्यादा क्वेरीज प्रोसेस की हैं। और पता है, ये सिर्फ ऑपरेशंस को तेज करने या पैसे बचाने का तरीका नहीं है। इसका सीधा असर एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेट्रिक पर पड़ता है, इन्वेस्टर रिटेंशन, यानी ग्राहकों का लंबे समय तक जुड़े रहना। मुझे ये बात थोड़ी समझ नहीं आई। एक मोबाइल ऐप या ईमेल का जवाब देने वाला बॉट किसी इंसान को लंबे समय तक निवेशित रहने के लिए कैसे प्रेरित कर सकता है? इसे हाइपर पर्सनलाइजेशन कहते हैं। अच्छा। देखिए, जब एक ऐप के अंदर एआई लागू होता है तो वो निवेशक के हर क्लिक, उसके जोखिम लेने की क्षमता और उसके पिछले ट्रांजैक्शंस का विश्लेषण करता है। जब किसी निवेशक को रात के 2 बजे उसके किसी उलझे हुए वित्तीय सवाल का बिल्कुल सटीक और कस्टमाइज्ड जवाब मिलता है, या जब मोबाइल ऐप उसे कोई ऐसा स्मार्ट प्रॉम्प्ट या नोटिफिकेशन भेजता है जो बिल्कुल उसकी वित्तीय स्थिति से मेल खाता हो, तो उसे लगता है कि ये ऐप उसे समझता है। बिल्कुल, निवेशक को लगता है कि ये संस्था उसे व्यक्तिगत स्तर पर समझती है। ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं रह जाता, बल्कि एक भरोसेमंद डिजिटल कंसियर्ज बन जाता है। ओह, तो इससे लॉयल्टी बढ़ती है। हाँ, इस गहरे जुड़ाव के कारण निवेशक का किसी और प्लेटफॉर्म पर जाने का मन ही नहीं करता, जिससे लंबे समय में रिटेंशन रेट में भारी सुधार होता है। ये बाहरी ग्राहकों के लिए तो बहुत शानदार है, लेकिन रिपोर्ट्स में एक और बात सामने आई कि ये एआई सिर्फ कस्टमर सर्विस तक सीमित नहीं है। वे इस तकनीक को अपनी इंटरनल रिसर्च टीम के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, उनका विजन बहुत आगे का है। उनका विजन है कि कंपनी के इंटरनल इन्वेस्टमेंट डेटा पर एक कन्वर्सेशनल लेयर तैयार की जाए। ये कन्वर्सेशनल लेयर क्या है और ये रिसर्च ऑपरेशंस को कैसे बदल रही है? कन्वर्सेशनल लेयर का मतलब है कि फंड मैनेजर्स और रिसर्च एनालिस्ट अब कच्चे डेटा के साथ बातचीत कर सकते हैं। बातचीत डेटा के साथ। हाँ। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए बाजार में किसी नई कंपनी का आईपीओ आ रहा है। ठीक है। पारंपरिक तरीके से एक फंड मैनेजर को उस कंपनी के 500 पन्नों के डॉक्यूमेंट्स, पिछले 3 सालों की अर्निंग्स कॉल्स के लंबे ट्रांसक्रिप्ट्स और दर्जनों इंडस्ट्री रिपोर्ट्स को खुद पढ़ना पड़ता था। इसमें तो कई दिन लग जाते होंगे। बिल्कुल। और अब एआई के आने से एजेंटिक एआई और जनरेटिव एआई टूल्स इस पूरी प्रक्रिया को कुछ मिनटों में समेट देते हैं। ये टूल्स उन सभी सैकड़ों पन्नों को स्कैन करते हैं, रिस्क पहचानते हैं और फंड मैनेजर के सामने एक पूरी तरह से कस्टमाइज समरी पेश कर देते हैं। ये तो ऐसा है जैसे हर एक फंड मैनेजर को दुनिया का सबसे तेज और कभी ना थकने वाला रिसर्च असिस्टेंट मिल गया हो। सही कहा। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, जब एआई रिसर्च का इतना बड़ा और उबाऊ हिस्सा खुद कर रहा है, तो फंड मैनेजर्स के पास जो समय बचता है उसका वो क्या करते हैं? यही तो इस पूरी तकनीकी क्रांति का सबसे अहम बिंदु है। जब एआई डेटा प्रोसेस करने का काम संभाल लेता है, तो फंड मैनेजर्स अपनी पूरी ऊर्जा अल्फा जनरेशन पर लगा पाते हैं। अल्फा जनरेशन यानी बाजार से बेहतर रिटर्न निकालने के लिए सही रणनीतियां बनाना। बिल्कुल। वे भविष्य के ट्रेंड्स को भांपने और उन जटिल मानवीय निर्णयों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें कोई मशीन नहीं समझ सकती। और यही चीज अंततः ग्राहकों के लिए लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करती है। बहुत ही दिलचस्प। तो श्रोताओं के लिए अगर इस पूरी विस्तृत चर्चा के निष्कर्षों को समेटा जाए तो ये तस्वीर उभर कर आती है कि इस कंपनी की सफलता महज बाजार के अच्छे दिनों का परिणाम नहीं है। नहीं, ये एक पूरी सुनियोजित मशीनरी है। हाँ, या उनके मजबूत ट्रस्ट कंपस और जोखिम प्रबंधन, पैसिव फंड्स का विस्तार, आईसीआईसीआई वेंचर जैसे स्मार्ट एक्विजिशन और एआई तकनीक के बेहतरीन तालमेल का नतीजा है। यही कारण है कि 17.3 मिलियन रिटेल निवेशक उन पर भरोसा करते हैं। बिल्कुल। किसी भी निवेशक के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि आज के दौर में वित्तीय संस्थाएं सिर्फ बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर नहीं है। वे तकनीक, एआई और बेहतरीन डेटा रिसर्च के जरिए निवेश को सुरक्षित रख रही हैं और बढ़ा रही हैं। सही बात है। और अंत में श्रोताओं के लिए सोचने के लिए गहरा सवाल छोड़ जाते हैं। बताइए। आज हम देख रहे हैं कि एआई रिपोर्ट्स की समरी बना रहा है, 60% ईमेल का जवाब दे रहा है और रिसर्च को आसान कर रहा है। लेकिन सोचिए, क्या भविष्य में कोई ऐसा दिन आएगा जब एआई ही पूरी तरह से रिस्क का विश्लेषण करेगा?
ये तो बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, क्या वो इंसानी भावनाओं या बायस को हटाकर 100% खुद ही निवेश के फैसले लेने लगेगा? और अगर ऐसा हुआ तो क्या हम उस भविष्य के लिए तैयार हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।